हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। नो स्टॉक क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर टॉपिक छोड़ दिया तो 15 मार्क्स छोड़ दिए। इसीलिए किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम पेपर देने वाले हो, हर यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक पूछा जाता है। चलिए शुरू कर देते हैं। नो स्टॉक क्या होता है? ओके सर, ओके। तो आपने बहुत पहले भी इसके बारे में पढ़ रखा है। नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है। नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है। तो नो स्टॉक एक नील हरित शैवाल होते हैं। नील हरित शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये ध्यान देना, यानी कि भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसीलिए इसको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। देखो, नोस स्टॉक एक नील हरित शैवाल है। ये कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को, ठीक है, स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, बात यह है। यानी कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करके उर्वरता को बढ़ाता है। इसीलिए इसे जैव उर्वरक भी कहा जाता है। समझ गए? बहुत सिंपल सी भाषा में लिखा है जिसको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे, समझ लोगे। स्टार्टिंग में इसको ना कवक माना गया था, लेकिन अब जो है ना आधुनिक परिभाषाओं में इसको जीवाणु मान लिया गया। तो यार जितने भी तुम्हारे पास नो स्टॉक होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसीलिए इसको हम बायो फर्टिलाइजर भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जैव उर्वरक भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि में नाइट्रोजन को स्थिर करके भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। तो सिंपल सी बात है, एक बार याद कर लोगे, पढ़ने मात्र याद हो जाएगा। इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं करवाने वाला हूँ इसको। चलिए, इसका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैं पहले ये बता चुका हूँ कि अगर क्लासिफिकेशन लिख के आओगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए क्लासिफिकेशन मत छोड़ना। कुछ भी छोड़ दो, थ्योरी कम लिख दो, पर क्लासिफिकेशन जरूर लिख के आना है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, ये वो टॉपिक है। नो स्टॉक एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो जरा, डोमेन इसका क्या होता है? बैक्टीरिया। ध्यान देना, डोमेन बैक्टीरिया। पहले जो था वो एल्गे था, कवक था। अरे वो चलो पुराना वाला छोड़ो, नया वाला देखो। डोमेन क्या है? बैक्टीरिया। संघ क्या है इसका? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, वर्ग क्या है इसका? वो है साइनोफेसी। ध्यान देना, या ऐसे बोल दो, साइनोफाइसी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या है इसका? बैक्टीरिया। फाइलम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। वर्ग क्या है? साइनोफाइसी। क्रम क्या है? नोस्टोकेल्स। और परिवार क्या है? परिवार है नोस्टोकेसी। और वंश क्या है? नोस्टोक। देखो ये तीन सेम होते हैं, एक ऑर्डर, फैमिली और जीनस। देखो नोस्टोकेल्स, ध्यान देना, नोस्टोकेल्स और नोस्टोकेसी और नोस्टोक। ये पहले भी जो मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था बोलवॉक्स वाला, उसमें भी सेम था। ऐसे एक ही जैसे होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। तो डोमेन बैक्टीरिया, फाइलम साइनोबैक्टीरिया, वर्ग साइनोफाइसी, और क्रम क्या है इसका? ऑर्डर क्या है? नोस्टोकेल्स। और फैमिली क्या है? नोस्टोकेसी। और जीनस क्या है इसका? नोस्टोक। तो आराम से आप याद कर लोगे। क्लासिफिकेशन जरूर करके आना, क्लासिफिकेशन मत छोड़ना, क्योंकि इसी के आपको काफ़ी नंबर मिलने वाले हैं। ये ध्यान देना, टीचर लोग की जो नज़र पहुंचती है ना, वो यहीं पहुंचती है। नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब कर देगा, वरना टीचर कितना भी अच्छा लिखा हो नंबर कम देगा, क्योंकि आपने मेन चीज़ लिखी ही नहीं है। आप जब ये टॉपिक आपके मॉडल पेपर में शुरू होता है ना, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ही होता है। होता नहीं होता? आप जरा अपना मॉडल पेपर उठा के देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद में बाकी कथाएं लिखी हुई होती हैं कि हैबिटल, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो दे रखा है आप लोगों को, तो छोड़ना क्यों? याद कर लो, ठीक है। अच्छे से लिख के याद किया करो। जितना लिख के याद करोगे ना, इतना जल्दी याद होगा, क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं एकदम से दिमाग में नहीं फंस पाते। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। सर बढ़ा दो आगे, मत छोड़ो, क्योंकि यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन हो भैया, ठीक है। अच्छा, कहाँ रहता है, कहाँ आपको देखने मिल सकता है? ज़्यादातर तो ये नम जहाँ जो जगहें नम होती हैं ना, जहाँ नमी ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। देखो नो स्टॉक मुख्यतः नम स्थानों में पाया जाता है। ये जैसे तालाब, झील, नहर, क्या क्या है? तालाब, झील, नहर क्या क्या है? मैं आ गया हूँ, तेरा इंतज़ाम क्या क्या है? भाई तालाब, झील, नहर गीली मिट्टी में रह सकता है, धान के खेत में उग जाता है, चट्टानों की सतह पर उग जाता है, और सहजैवी रूप में भी ये पाया जाता है, जैसे लाइकेन हो गए हमारे, ठीक है।
तो तालाब, झील, नहर यानी कि खरे पानी में पाया जाता है, चट्टानों की सतह पर ये पाया जा सकता है, और गीली मिट्टी में तो 100% पाया जाता है। ये धान के खेत हो गए, चट्टान की सतह हो गई। और आप सब लोगों में यानी कि आप सब लोगों ने नोज़ स्टॉक को देखा ज़रूर होगा। जब जो भी लोग मतलब खेती किसानी करते हैं, जो भी लड़के वो खेतों पर जरूर जाते होंगे पानी लगाने के लिए, पक्का 100%, तो वहाँ पर इस चीज़ को जरूर देखा होगा। ठीक है, लेकिन तभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब की बार ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तालाब, झील, नहर, गीली मट्टी, चट्टान और कुछ सहजीवी संबंध में भी ये पाया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ब्रायोफाइट और एक होता है लाइकेन है, ये है कुछ लाइकेन। समझ गए चीज़ को। तो ये इनका आवास हो गया, कहाँ रहना पसंद करते हैं, हैबिटल बोलते हैं उसको। अच्छा, बाह्य आकृति कैसी होती है और भीतरी आकृति कैसी होती है, इसके बारे में भी चेक कर लेते हैं। फिर सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखो जरा, बाह्य आकृति यार ये अच्छे से याद करना, समझना इस चीज़ को। देखो नोज स्टॉक जो होते हैं ना, वो जेली नुमा होते हैं, बिल्कुल मुलायम। जब हाथ लगाओगे ना, जैसे जेली आपने टॉफ़ी ना खाई है, इस टाइप के मुलायम होते हैं। तो नोज स्टॉक जेली नुमा यानी कि देखो जेली जैसे गोल या अनियमित संरचना वाले, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, बनाता है। नोज स्टॉक जेली नुमा गोल या अनियमित संरचना बनाता है। ठीक है, पहली लाइन तो ये। तो नोज स्टॉक जेली नुमा, या फिर बोल सकते हो आप जेली जैसी। ठीक है, गोल या अनियमित संरचना बनाता है। इसमें अनेक फाइबर्स होते हैं, इस टाइप से गोल तो होता है ये, इसमें ऐसा करके ना ये अनेक तंतु बाहर निकले हुए होते हैं। तो बेटा नोज स्टॉक जेली नुमा, गोल या अनियमित। ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे भी हो सकता है, अनियमित संरचना बनाते हैं। अनेक तंतु जो होते हैं ना ये वाले, ये बाहर निकले हुए होते हैं। और सभी तंतु जो होते हैं वो गिलेटिनस सीट से ढके होते हैं, और जो सीट होती है वो जीभ की रक्षा करती है। ठीक है, सभी तंतु जो होते हैं वो गिलेटिनस सीट से ढके होते हैं, और सीट जीभ की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ पॉइंट अच्छे अच्छे याद करके ले जाओ यार, बस फिर क्या, थोड़ा सा किताब का थोड़ा सा अपना कभी भर गए। अच्छा, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो मैंने बताया क्लासिफिकेशन जरूर करके आना। ओके, नोज स्टॉक के तंतु 3 प्रकार के होते हैं। एक वेजिटेबल, नोज स्टॉक के तंतु में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं, ध्यान देना। नोज स्टॉक के तंतु में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपकी बुक में, आपके मॉडल में ये सब एक साथ ही लिख दिया, एक साथ ही लिख दिया है, पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा। तो नोज स्टॉक के तंतु में क्या होती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती हैं वनस्पति कोशिकाएं यानी कि वेजिटेबल सेल्स। अब वनस्पति कोशिकाएं जो होती हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, भोजन बनाती हैं। बाकी इनका ज़्यादा काम नहीं होता, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि भोजन बनाने के लिए ये वनस्पति कोशिकाएं काम करती हैं। ध्यान देना, देखो इनकी संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। बस यही नाम याद करने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, है इजी, पर ये नाम करने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, ठीक है, फाइकोसाइमिन यानी कि फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, और भोजन के रूप में ये ग्लाइकोजन संचित होता है। भोजन के रूप में ग्लाइकोजन संचित होता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। वनस्पति कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, भोजन बनाती हैं। ठीक है, और भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन भोजन के रूप में ग्लाइकोजन संचित होता है। ठीक है, ये ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। तो वनस्पति कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, क्लोरोफिल में पाया जाता है, और भोजन जो होता है वो ग्लाइजन यानी कि जो भोजन है, भोजन के रूप में ग्लाइकोजन संचित होता है, और इसी का यूज़ करके ये जीवित रहती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हो गई वनस्पति कोशिकाएं। इसके बाद में आता है तुम्हारे पास दूसरी कोशिकाएं होती हैं हेट्रोसिस्ट। ये कोशिकाएं भोजन नहीं बनाती, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और इनकी संख्या भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये आकार में बड़ी होती हैं। ध्यान देना, देखो ये आकार में बड़ी होती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, रंग हल्का पीला होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, पर ये नाइट्रोजन फिकेशन करती हैं, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए हेट्रोसिस्ट सेल्स काम में आती हैं। देखो कार्य मैंने लिख दिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजीनस एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजीनस एंजाइम पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजनी एंजाइम इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये आकार में बड़ी होती हैं, सेल वॉल मोटी होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं होती, बट इनका कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का। ठीक है, मैंने बता दिया कि नोज स्टॉक क्या करते हैं, भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को, ठीक है, भूमि में मिलाकर उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजीनस एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन यानी कि हेट्रोसिस्ट सेल जो होती हैं
वो भूमि में नाइट्रोजन फिकेशन का काम करती हैं। ठीक है, रंग हल्का पीला होता है। तो आराम से यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ को समझ जाओगे, बहुत ईजी पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका। ठीक है, अब तीसरे नंबर की आती हैं एकाइनेट। एकाइनेट जो होती है ना, ये मिश्रित कोशिकाएं होती हैं। देखो, मोटी भित्ति वाली विश्राम कोशिकाएं होती हैं, ये मोटी भित्ति वाली विश्राम कोशिकाएं होती हैं, इनका भी अपना एक रुतबा होता है। ठीक है, तो पहली कौन सी है, वनस्पति कोशिकाएं, हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं, और तीसरी है एकाइनेट। ठीक है, ये एकाइनेट 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। हेडिंग मात्र, अगर हेडिंग याद कर लोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मोटी भित्ति वाली विश्राम कोशिकाएं होती हैं। ध्यान देना, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हुई, जैसे सूखा ठंड में जीव को बचाती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कोशिकाएं हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं ना सीट, वो इसी चीज़ की बनी होती है, यही जीव की सुरक्षा करती हैं। समझ गए, क्योंकि इनकी चमड़ी कैसी होती है, मोटी होती है, यानी कि मोटी भित्ति वाली विश्राम कोशिकाएं होती हैं। सूखा पड़े, बाढ़ आए, कुछ भी हो, तो उसी से क्या करती हैं, जीव को बचाती हैं। ठीक है, यानी कि जीव को ठंड से बचाती हैं, ऐसे लिख लो। अनुकूल दशा आने पर ये अंकुरित होती हैं, मतलब नई कोशिकाएं बना देती हैं। समझ गए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एकाइनेट कोशिकाओं से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, हेट्रोसिस्ट कोशिकाओं से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, और एकाइनेट कोशिकाओं से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं हमने पढ़ ली इंटरनल स्ट्रक्चर में। पहली जो सेल्स पढ़ी है वो है वनस्पति कोशिकाएं, दूसरी जो पढ़ी है हेट्रोसिस्ट, तीसरी पढ़ी है एकाइनेट। ठीक है, तीनों अलग अलग टाइप की हैं, अच्छे से याद करो, समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं, कोशिकीय संरचना। ठीक है, ये आ गई हमारी, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ध्यान देना, पर इसमें ना एक ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ये, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होती, तो इसमें नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है नहीं। देखो, नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, पर राइबोसोम 70S पाए जाते हैं इनके अंदर, और जो 80S होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, नाभिक प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कोई प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है जब क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि थाइलाकोइड झिल्लियों पर होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण थाइलाकोइड झिल्लियों पर होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आराम से आप कवर कर लोगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, वो इसमें पाई जाती है नोस स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि जीवाणु में सभी में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, तो इसमें जो होता है नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो यानी कि लिखा हुआ थाइलाकोइड झिल्लियों पर होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपको सेल वॉल होती है इसकी काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि ये सुरक्षा करती है यार बाहर से। तो इसमें जो सेल वॉल होती है ना, वो यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी दीवार होती है इसमें। यानी कि पेप्टाइडो, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी दीवार होती है इसमें, पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी दीवार होती है। ध्यान देना, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की एक मोटी दीवार होती है जो सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल अभी डायग्राम में दिखाएंगे। इसमें देखो डायग्राम में कहाँ है सेल वॉल, दिखाई दे रही है, देखो ये आ गया, ये है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल, ठीक है, ये ध्यान देना। ग्लाइकन, इनके पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी दीवार होती है, सुरक्षा करने के काम में आती है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो सेल वॉल मिल गई हमें, ओके ओके ओके। चलिए आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो भाई, आगे नहीं पीछे हटाओ। ये है हमारा, कहाँ पे थे अभी, ये सेल वॉल हो गई। अब जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, ये रंगीन होता है, और इसमें क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन जैसे वर्णक होते हैं, यानी कि रंग होते हैं। ठीक है, यानी कि ये रंगीन होता है, इसमें क्लोरोफिल और फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन जैसे वर्णक होते हैं। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारे पास सेंट्रोप्लाज्म। एक तो होता है तुम्हारे पास क्रोमोप्लाज्म, एक होता है सेंट्रोप्लाज्म। अब जो ये सेंट्रोप्लाज्म है ना, ये ध्यान देना इस लाइन पे, जो ये सेंट्रोप्लाज्म है, देखो इसमें क्या क्या होता है। ये रंगहीन क्षेत्र है, ये बेटा कौन क्षेत्र है, रंगहीन क्षेत्र है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए बिखरा होता है, क्योंकि इसमें झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता। ठीक है, इसमें केंद्रक होते ही नहीं है, इसलिए डीएनए जो होता है ना, वो बिखरा हुआ होता है। डीएनए तो होता है, लेकिन डीएनए जो होता है वो बिखरा हुआ होता है। देखो ये हैगा, ये देख रहे हो तुम, ये क्या सर, हमारा डीएनए बिखरा हुआ होता है।
ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? अरे यार क्यों दिखाई नहीं देगा? सेल देखो, सेल वॉल ये आ गई, सेल सीट। ये डायग्राम बनाना मतलब लेयर बना लेना, 4 से 5 लेयर बनेंगे इसमें। सबसे पहली लेयर बाहर वाली सेल सीट होगी, फिर सेल वॉल आ जाएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई हमारी बीज वाली। ये देख रहे हो ना, ये काली वाली है, ये जो भरवी में दिखाई दे रही है सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो दीवार होती है वो सेल वॉल आ गई, उसके बाद सेल सीट आ गई। ठीक है नहीं, ये डीएनए आ गया अंदर वाला, लिख दो डीएनए। कोई देखो राइबोसोम आ गए हमारे, ठीक है, जगह जगह हमारे ये जो लिपटे पड़े हैं ना इस पर, ये राइबोसोम लिपटे पड़े हैं, यहाँ पे राइबोसोम लिखे जाते हैं। ठीक है, इसको आ गया हमारा लेमलासोम, प्रोटीन ग्रेनुल्स, ये जो बिंदु है ये प्रोटीन ग्रेनुल्स आ गया हमारा। ठीक है, तो आराम से इस डायग्राम को बना के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ओके 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 ओके, बस इतना ध्यान देना यार, गोल बनता है और गोल के अंदर कम से कम 4 से 5 लेयर, 4 से 4 इस टाइप से, इस टाइप से ये फिर इसके अंदर एक लेयर और, फिर इसके अंदर एक लेयर और, फिर इसके अंदर छोटी छोटी ये जिन पर राइबोसोम बिखरे होते हैं। ये हमारी बाहर वाली सेल सीट हो गई, फिर सेल वॉल आ गई, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, फिर हमारे प्रोटीन ग्रेनुल्स आ गए। ठीक है, बीच में बिखेर देना आपको डीएनए बिखरा हुआ, तो उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो डीएनए बिखरा हुआ होता। बस इतना से डायग्राम बना के आ जाना। अब बताओ कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट डायग्राम है यार? हैं तुम खुद ना, तुम खुद बताओ यार, तुम बेटे तुम खुद से देखो क्या डायग्राम डिफिकल्ट है? नहीं है ना। चलिए, तो कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटा, एक रंगीन भाग और एक रंगहीन भाग। ठीक है, एक बाहरी और एक भीतरी। कर लोगे ना पक्का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन देखो, इसमें केवल अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता। केवल अलैंगिक जनन ही इसमें पाया जाता है, लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता। इस बात को दिमाग में डाल लो मेरे दोस्तों। ठीक है, नो स्टॉक में केवल अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन इसमें नहीं होता। देखो, लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है, नोस स्टॉक में केवल अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। अतः अलैंगिक जनन जो होता है ना वो कई प्रकार से होता है। सबसे पहले लिया मैंने फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन द्वारा, खंडन द्वारा। अब खंडन द्वारा कैसा होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, खंडन द्वारा जो है ना, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, तो विखंडन एक तंतु टूटकर कई नए तंतु बनाता है। एक बात ये है, तंतु टूटकर नए तंतु बनाते हैं। सबसे मोस्टली लाइन ये वाली है, लिखो मत लिखो। तंतु जो होते हैं ना, तंतु यानी कि फिलामेंट टूटकर नए तंतु बनाते हैं। यानी कि विखंडन के द्वारा कॉलोनी कई हिस्सों में टूट जाती है, विखंडन के द्वारा कॉलोनी कई हिस्सों में टूट जाती है। ठीक है, तंतु नए तंतु, यानी कि तंतु टूटकर, अर्थात कहने का मतलब यह है कि तंतु टूटकर नए तंतु बनाते हैं, यानी कि फिलामेंट टूटकर नए फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कॉलोनी कई भागों में टूट जाती है, यानी कि कॉलोनी विखंडन के द्वारा कॉलोनी कई हिस्सों में टूट जाती है, अर्थात तंतु टूटकर नए तंतु बनाते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया फर्मेंटेशन। अब विखंडन का मतलब ये समझते हो कि एक तंतु जो है कई, यानी कि एक फिलामेंट कई फिलामेंट में टूट जाएगा, वही तो हुआ विखंडन। अब आता है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया द्वारा देखो छोटे छोटे तंतु बनते हैं। किससे बनते हैं? उसी से बनते हैं जो ऊपर पढ़ा ना हमने, विखंडन द्वारा छोटे छोटे तंतु बनते हैं। और वो छोटे छोटे तंतु जो होते हैं ना, उनमें तेज़ी से क्या होती है? वृद्धि होती है। अनुकूल परिस्थितियों में नए नो स्टॉक का निर्माण होता है। अनुकूल परिस्थितियों में नए नो स्टॉक का निर्माण होता है। तो पहले क्या होता है? छोटे छोटे तंतु बनते हैं, उनमें वृद्धि होती है, और अगर उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाएँ तो फिर क्या हो जाता है? तुम्हारे पास नए नो स्टॉक का निर्माण हो जाता है। मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो, इस टाइप से इसमें डायग्राम दिखाया गया हार्मोगोनिया द्वारा। तो हार्मोगोनिया ये है डायग्राम। ठीक है, ये वाला देख रहे हो किस तरह से रिप्रोडक्शन हुआ है। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला देखो, ये ऊपर अलग हो गया है, फिर नीचे वाला भाग बन गया एक। ठीक है, और इस तरह से देखो कितनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है इसमें, तंतुओं में कितनी ज़्यादा क्या हुई है? वृद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा तंतु बन गए। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ स्टेज इन जर्मिनेशन ऑफ होमोजोन टू फ्लो ए न्यू कॉलोनी। इस तरह से एक नई कॉलोनी का निर्माण हो जाता। डायग्राम बना देना, बना के आओ, वरना कोई बात ना, छोड़ देना इसको, फिर बना देना पेपर में, अच्छे से समझ लो। अच्छा, तीसरा नंबर है हेट्रोसिस्ट। तो जो हेट्रोसिस्ट सेल होती हैं वो नाइट्रोजन फिकेशन का काम करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हेट्रोसिस्ट सेल जो होती हैं वो टूटकर नई सेल का निर्माण कर देती हैं। देखो, कभी कभी हेट्रोसिस्ट तंतु से अलग हो जाती हैं, यानी कि ऐसे करके देखो, जो हेट्रोसिस्ट होती है ना, ये वो तंतु से अलग हो जाती हैं। ये स्टेज है, ये हेट्रोसिस्ट इस टाइप से देखो, ये टूट कर अलग हो गई। कभी कभी हेट्रोसिस्ट फिलामेंट से टूटकर अलग हो जाती हैं और नए तंतु में विकसित होकर नई कॉलोनी बनाती हैं। ठीक है, कभी कभी हेट्रोसिस्ट
तंतु में टूट जाती हैं, ठीक है, और नए तंतु में विकसित होकर नई कॉलोनी बनाती हैं। हालांकि इनका जो मुख्य कार्य है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। तो 3 हेडिंग याद कर लो, एक विखंडन द्वारा, हार्मोगोनिया द्वारा और हेटेरोसिस सेल द्वारा। तो कभी कभी जो हेटेरोसिस सेल होती हैं वो तंतु में टूट जाती हैं, और जो ये तंतु होते हैं वो विकसित होकर नए कॉलोनी का निर्माण करते हैं। लेकिन इनका मुख्य कार्य क्या होता है? सिर्फ नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आप डायग्राम आके बना देना, तो ये टूट गया भाग हमारा और नई कॉलोनी का निर्माण हो गया, ठीक है। इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, बाकी तो नहीं है। पूरा हो चुका है ये टॉपिक हमारा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, बस इतने लिख के आना, और काफ़ी लिख दिया यार, ये काफ़ी लिख के आओगे, ऐसा नहीं है कि कम लिख के आ रहे हो, काफ़ी लिख के आओगे ये। अब थ्योरी है, मैंने बोर्ड पे लिख के उसको नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ाता मैं, थ्योरी को लिखते लिखते परेशान हो जाते हैं यार, इतनी बड़ी थ्योरी। तो आराम से इसी से कवर कर लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, यही काम है। मेनली हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, अधिकांश वर्ड इंग्लिश में यूज़ होने चाहिए। 85% आने से कोई नहीं रोक सकता अगर इस मेथड का आप यूज़ करते हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।